मॉड्यूल लाया हो क्या? मॉड्यूल मैं लाया मॉड्यूल, क्यों नहीं लाया? चलो पीजीबीपी अपना चालू था, मिल रहा है क्या? पहले अपन ने किया था क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, उसमें स्मॉल डिडक्शंस किए थे। कौन से 30, 31, 36, 37 याद है क्या? 30 वॉज रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ, लास्ट लेक्चर नहीं आए थे क्यों? रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ क्या था? बिल्डिंग। यूज फॉर बिजनेस है, रेवेन्यू है तो अलाउड है, नहीं तो डिसअलाउड है। देन 31 क्या था? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, सेम। यूज फॉर बिजनेस, रिपेयर्स, रेवेन्यू है तो अलाउड, अदरवाइज इट विल बी डिसअलाउड। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 36C बर्फी, कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड जगह पे ड्यू डेट से पहले तो अलाउड है, अदरवाइज इट विल बी डिसअलाउड। CTT STT अलाउड। फिर उसके बाद बोनस एंड कमीशन अलाउड इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। बैड डेट्स पहले अगर और रिकवरी मतलब अच्छा ठीक है, बैड डेट्स एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है तो डिसअलाउड। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स पहले डेबिट में था तो अभी क्रेडिट में आएगा, पहले डेबिट में नहीं था तो अभी क्रेडिट में नहीं आएगा। फिर A फॉर एनिमल्स इन द ईयर इन विच इट बिकम फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी। फैमिली प्लानिंग प्रमोशन अलाउड ओनली टू, रेवेन्यू है तो फुल्ली अलाउड, कैपिटल है तो 1/5। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर अलाउड। इंटरेस्ट दोनों में अलाउड है, मैक्सिमम कितना? 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर बिजनेस अलाउड है, बट उसमें SFC, SIIC, PFI, SB ये 4 में पेड है तो अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउड। इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज हेल्थ ओनली इफ इट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अरे बोलो यार, अलाउड। इंश्योरेंस ऑफ क्या था? पर्सनल इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर एंड फैमिली मेंबर डिसअलाउड। फिर बाद में 37 अपन ने पढ़ा था जनरल डिडक्शन, कोई भी खर्चा जो कापे नहीं आ रहा है। 30 से 36 में रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, बिजनेस है और ऑफेंसिव पर्पज नहीं है। एग्जाम्पल सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर, लीव सैलरी टू एम्प्लॉई अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर्स इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी। एडवर्टीजमेंट में डेफर्ड रेवेन्यू है तो फुल्ली अलाउड, और अगर फिक्स्ड बिल्डिंग के बोर्ड्स है तो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। अरे याद है क्या? डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स, पेनल्टी ऑन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट अलाउड। आई होप याद है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस अलाउड हो जाए। सुन रहे हो कि नहीं? पता नहीं चल रहा। और क्या किया था? फिर उसके बाद अपन ने अभी पढ़ा था कि क्या क्या अलाउड है। फिर अपन ने पढ़ा कि अलाउड है बट कंडीशनल है। क्या क्या था? रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया तो चलेगा, बट ज्यादा पैसा दिया तो नहीं चलेगा। पूरा डिसअलाउड है एक्सेस। और रिलेटेड में कौन कौन आता है? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, और ऐसा कोई भी आदमी जिसका अपने कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 20% और मोर। परफेक्ट है, याद है क्या? फिर नेक्स्ट अपन ने किया था कैश में कितना अलाउड है? ऑन अ पर्टिकुलर डे, टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। 10,000 एक्सीड हुआ तो कितना डिसअलाउड? पूरा डिसअलाउड। और अगर रूल 6DD बोलता है एग्री फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए डायरेक्टली पैसा दिया तो अलाउड है। बैंक्स क्या? बैंक, RBI, LIC और गवर्नमेंट को पैसा दिया तो चलेगा। मनी चेंजर को पैसा दिया तो चलेगा। फिर बोलते रहो ना, ऐसे गांव में पैसा दिया जिधर बैंक नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। आई होप समझाया। अभी कैपिटल एक्सपेंस 10,000 से ऊपर कैश में दिया तो डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? रेवेन्यू सैलरी 10,000 से ऊपर कैश में दिया तो डिसअलाउड है, बट AC खरीदा 50 का और उसको कैश में पैसा दिया तो डेप्रिसिएशन भी मिलने वाला नहीं है। लिखाया था वो। हाँ, तो डेप्रिसिएशन रेवेन्यू है तो डिसअलाउड है, कैपिटल है तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे वो वाले एसेट्स पे। मिल रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था TB LIC,
नॉर्मली पैसा पेड है तो भी अलाउड होता है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड होता है, डिपेंड करता है आपने बुक्स कौन सी मेंटेन की है। जैसे लास्ट सम अगर कोई रिवाइज करके आया तो कैश बेसिस में पैसा आया गया वो रिकॉर्ड करना है, कौन से ईयर का है वो रिकॉर्ड नहीं करना है। कोई सुन रहा है क्या? हाउएवर TBLIC इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड। P मतलब टैक्सेस, B मतलब बोनस एंड कमीशन, L मतलब लीव सैलरी, I मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक्स और C मतलब कंट्रीब्यूशन। याद है क्या? MSME में बोलो क्या था? माइक्रो एंड स्मॉल, पर उसमें है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से अगर मैंने माल खरीदा है, छोड़ दो नोटबुक को प्लीज, मैंने किससे माल खरीदा है? माइक्रो एंड स्मॉल, तो मैं उसको पैसा देने वाला हूं, बराबर है। अगर मैंने पैसा सेम ईयर में दे दिया तो ड्यू डेट भाड़ में गया, इट इज ऑलवेज अलाउड। कौन से ईयर का एक्सपेंस है? 24-25। कौन से ईयर में पैसा दे दिया? 24-25। अलाउड डिसअलाउड? अलाउड, ड्यू डेट मैटर ही नहीं करेगा। कौन से ईयर का एक्सपेंस है? 24-25। पैसा दिया 25-26 में, अरे यार खर्चा कौन से साल का है? 24-25। पैसा कभी दिया? 25-26। तो मैं बोल सकता हूँ ये दो अलग अलग ईयर हो गया। तो इसमें एग्रीमेंट में अगर लिखा है तो जो अग्रीमेंट में डेट है उसके हिसाब से पैसा कर दो पेमेंट। अगर अग्रीमेंट के हिसाब से कर दिया तो 24-25 में अलाउड हो जाएगा। खर्चा कौन से साल का है? पैसा कभी दिया? 25-26। अगर एग्रीमेंट में 7 दिन बोला है अपन ने, 7 दिन में पैसा दे दिया तो 24-25। एग्रीमेंट में 25 दिन बोला है, 25 दिन में दे दिया तो 24-25। अरे बोलो यार, अग्रीमेंट में मैक्सिमम कितना डेज हो सकता है? 45 डेज। अगर अग्रीमेंट साइन नहीं किया तो 15 डेज के अंदर पैसा देना कंपलसरी है। अरे यार अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से, बट अग्रीमेंट 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। और अगर आपने पैसा दिया और ड्यू डेट के बाद दिया तो नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा। 24 का खर्चा है, 25 में पैसा दिया तो 25 में मिलेगा अगर ड्यू डेट के बाद है तो। अगर किसके बाद है तो? ड्यू डेट के बाद। याद है क्या क्या था ये? 43B था। क्या था? 43B, बराबर है। उसके बाद और भी पढ़े थे यार। TDS काटा नहीं और नॉन रेसिडेंट को पैसा दिया तो 100% डिसअलाउड। TDS काटा नहीं और रेसिडेंट को पैसा दिया तो 30% डिसअलाउड। TDS काटा नहीं और सैलरी आउटसाइड इंडिया पे किया तो 100% डिसअलाउड, बराबर है। और एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स भरा, डिसअलाउड। ऑल टैक्सेस आर ऑलवेज डिसअलाउड। अरे बराबर है, याद है कि नहीं यार? इनकम टैक्स, उसका सरचार्ज और सेस डिसअलाउड। याद है क्या थोड़ा बहुत? बराबर है। नेक्स्ट क्या किया था अपन ने? ये जो अभी मैंने रीड करा है वो था एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड। पहले स्मॉल डिडक्शन में 4 सेक्शन थे, 30, 31, 36, 37। फिर बाद में स्पेशल केसेस 40A2, A3 और 43B। अरे बोलो यार। फिर डिसअलाउड में 40 छोटा ए था, नए ब्रैकेट 40A1, 1A2, 3 एंड 5, बराबर है। फिर अपन ने पढ़ा क्या था? डेप्रीशिएशन। अरे यार यस और नो प्लीज। डेप्रीशिएशन में 4 क्लास बोलो, कौन से? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल्स। याद है क्या? और फिर उसमें 2 मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन कौन से? SLM एंड WDV। फॉलो क्या करना है? WDV। SLM सिर्फ किसको अलाउड है? पावर यूनिट्स। क्या बोला? किसको अलाउड है? पावर यूनिट्स को। सुन रहे हो कि नहीं यार? आगे बोलते रहोगे प्लीज। 3 कंडीशन क्या थी? ओन्ड होना चाहिए, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, कितना डेज यूज किया? 180 डेज और मोर है तो फुल, लेस देन 180 है तो हाफ। और फुल और हाफ में यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में नहीं होएगा। ओपनिंग WDV, एड परचेजेस, लेस सेल। जो क्लोजिंग में एसेट है उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इन बिटवीन द ईयर खरीदा, इन बिटवीन द ईयर बेचा तो प्रोपोर्शनेट करने का जरूरत नहीं है। अरे बोलो यार, अगर एसेट बेच दिया, पहले तो एक एक एसेट लिखना है, ब्लॉक बनाना है। कैसे ब्लॉक बनेगा? सेम क्लास एंड सेम रेट। क्या बोला? सेम क्लास एंड सेम रेट। अच्छा, ब्लॉक बना के आपको डेप्रिसिएशन लेना है। एसेट अगर बेच दिया तो 2 सिचुएशन है, ऑल एसेट सोल्ड, सम एसेट सोल्ड। ऑल एसेट बोलो 6 एसेट थे, 6 के 6 बेच दिए, क्या करो? नो डेप्रिसिएशन। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से तो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सेलिंग प्राइस कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एसेट 6 थे, 4 बेच दिए, 2 बचे और ब्लॉक का वैल्यू भी बचा तो डेप्रिसिएशन।
बट अगर ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्या बोला, नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलते नहीं है तुम लोग यार, सही है क्या? और क्या किया था? सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कराया था, तीन एक जैसे, एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस। अरे बोलो यार, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ने 2 एक्सपेंस अलाउड किया है, इन हाउस रिसर्च और आउटसाइडर। आउटसाइडर को डोनेशन दिया तो नॉर्मली डिसअलाउड होता है, बट रिसर्च के लिए दिया तो अलाउड है, प्रोवाइडेड डोनेशन देना है अप्रूव्ड रूसी, नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी और इंडियन पब्लिक कंपनी। रिपीट नहीं करे, किसको डोनेशन देना है? नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी और क्या बोला है? इंडियन पब्लिक कंपनी। 100% एक्सपेंस विल बी क्या? अलाउड। और अगर खुद ने रिसर्च किया, इन हाउस रिसर्च, कोई सुन रहा है क्या? तो पहले तो बोलो ना, अभी अपन ने क्या पढ़ा? आउटसाइडर। आउटसाइडर को डोनेशन दिया तो बिजनेस के रिलेटेड है तो भी चलेगा, पर्सनल है तो भी, नॉन बिजनेस है तो भी चलेगा। बट अगर इन हाउस रिसर्च है तो इट हैज टू बी रिलेटेड टू बिजनेस। ड्यूरिंग द कोर्स भी हो सकता है, बिफोर कमेंसमेंट भी हो सकता है। बिफोर में मैक्सिमम 3 years, प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट, प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट। 3 years में रेवेन्यू अलाउड, कैपिटल अलाउड, ड्यूरिंग में भी रेवेन्यू अलाउड, कैपिटल अलाउड। कैपिटल में डेप्रीशिएशन अलाउड है या फुल कॉस्ट? अरे बोलो यार, फुल कॉस्ट मिलेगा, डेप्रीशिएशन मिलने वाला नहीं है। और कोई बोल सकता है क्या? रेवेन्यू में क्या अलाउड है? इन हाउस ड्यूरिंग में तो सब अलाउड है, बिफोर में सैलरी एंड मटेरियल क्या अलाउड नहीं है, उसमें भी परक्यूजिट्स अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है? परक्यूजिट्स अलाउड नहीं है, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए रेवेन्यू वाला। कोई सुन रहा है क्या? तो ये अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। अच्छा, ये क्या था? साइंटिफिक रिसर्च। मिल रहा है क्या? नीचे क्या लिखा लास्ट लाइन पर? नोट लॉस आउट। फिर नेक्स्ट स्पेसिफाइड बिजनेस किया था, बोलो यार, सीबीआई वर्क फ्रॉम होम बिजनेस चालू किया तो रेवेन्यू एक्सपेंस कितना अलाउड है? 100। वो तो हमेशा अलाउड है, इतना सोचना क्या है। कैपिटल भी कितना अलाउड है? 100%, 3 एसेट को छोड़ के, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसमें साइंटिफिक रिसर्च में सिर्फ लैंड अलाउड नहीं था। अरे बोलो यार, क्या क्या अलाउड नहीं है? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेप्रीशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सोच सकते हो तुम बेटा, इसमें नहीं सोच सकते हो। 100% दे दिया तो डेप्रीशिएशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे यार, 100% दे दिया तो और थोड़ी ना वापस एक्स्ट्रा देगा, तो डेप्रीशिएशन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कितने साल के लिए? अनलिमिटेड ईयर्स। अच्छा, बोलो, पुराना बिजनेस चलेगा, नया होना चाहिए? नया होना चाहिए। पुराने को स्प्लिट करके किया तो अलाउड नहीं है। अच्छा, उसमें से बोलो ना थोड़ा और, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। मैक्सिमम सेकेंड हैंड कितना अलाउड है? 20% ऑफ टोटल। टोटल में इंपोर्टेड है सेकेंड हैंड तो चलेगा, लोकल अलाउड नहीं है। मिल रहा है क्या? फिर ये जो एसेट है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपन ने खरीदा और जिसके ये स्पेसिफाइड बिजनेस, और जिसपे भी अपन ने डिडक्शन लिया, वो कितने साल तक नहीं बेच सकते? 8 असेसमेंट ईयर। अरे यार, कितना बोलो ना? 8 असेसमेंट ईयर के पहले बेच दिया, सपोज 4 साल में बेच दिया, तो अज्यूम करो डेप्रीशिएशन मिलता तो क्या होता? तो 4 साल का डेप्रीशिएशन माइनस करो और बैलेंस को इनकम में ऐड कर दो। क्या बोला? बैलेंस को इनकम में ऐड कर दो। इतना पॉइंट समझेगा कि नहीं यार? श्योर। आगे बढ़ोगे, क्या लिखा था? टेलीकम्युनिकेशन। बोलो यार, टेलीकम्युनिकेशन में फुल कॉस्ट अलाउड है, बट वो ईयर से अलाउड है जो ईयर से पेमेंट स्टार्ट किया, और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या वाला? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसका अपन ने सम किया होगा पीछे। मिल रहा है क्या? फिर नेक्स्ट कोई बोलेगा एडिशनल डेप्रीशिएशन। अरे यार, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 35, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 35 AD, याद है क्या? और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि आप नॉर्मल डेप्रीशिएशन 15% जो लेते हो प्लांट एंड मशीनरी पे, वो तो मिलेगा ही, प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। हर साल 2020 मिलता रहेगा ईयर ऑफ परचेज में? हर एक एसेट पे मिलेगा या प्लांट एंड मशीनरी पे? हर एक आदमी को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को? मैन्युफैक्चरर को। और कौन से एसेट, कौन से प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता है? पढ़ो बेटा, ये चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे। शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्या क्या बोला है? शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, और ऑफिस अप्लायंसेज ऑफिस पे नहीं मिलेगा, और जिसका फुल कॉस्ट राइट ऑफ कर दिया जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाले, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या? तो दैट वाज अ
साइंटिफिक रिसर्च। मैं मैक्सिमम बच्चे आफ्टर द पोर्शन इज कम्प्लीटेड, मैं ये क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ये बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, आईडीटी पढ़ाता हूँ, उधर भी यही बात होती है कि पीजीबीपी डिफिकल्ट है सर, कैसे रिवाइज करे, कैसे आएगा एग्जाम में, वो नहीं समझ रहा है। बेटा दिस शुड नॉट बी द केस, बिकॉज 10 मार्क का क्वेश्चन पहला वही आता है। तो सुन रहा है कि नहीं यार? तो वो तुम्हारे लिए मतलब तुम लोग समझ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने बैठे पीजीबीपी का, अगर वही टफ लग गया तो फिर तुम्हारा पूरा मॉरली डाउन हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर है रिवाइज करो, ये सब आना चाहिए तुम लोग। इतना बड़ा चैप्टर देखो कब से चल रहा है। तो सुन रहा है क्या? फाइन, नेक्स्ट क्या किया था? सम्स किए थे फिर तो सारे। बीच में साइड खाली है ना, एक साइड खाली बराबर है। आंसर बोल रहे हो क्या? एक थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक दो क्लास की। कम टू पेज नंबर 'मार्किंग वार्किंग नहीं करना, सिर्फ पढ़ लेना बस। पेज नंबर 8.25, 8.26 और 8.27 तक, 25, 26, 27 तक रीड करो ना फटाफट एक बार। पढ़ रहे हो क्या? एक मिनट देखो इधर, समझ, एक बार पढ़ाता हूँ नहीं तो कुछ ब्लैंक जाएगा। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करने का है। तो सुन रहा है क्या? मतलब ऑफिसर की, अगर सपोज ऑफिसर को डाउट है कि मैंने इनकम कम बताया, तो ऑफिसर बोलेगा ना मेरे को बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं यार? लेजर दो, डेबिट जर्नल दो, डेबिट क्रेडिट बताओ कितना हुआ। तो वो किससे पूछ सकता है? सो गवर्नमेंट बोलता है 2 टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। क्या बोला? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन आता है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आता है मेल फिट कंपनी। कौन आता है? मेल फिट कंपनी। मेल फिट कंपनी का मतलब क्या क्या है? मेडिकल, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी। क्या बोला? आर्किटेक्ट एंड अकाउंटेंसी। एल मतलब लीगल, ई मतलब इंजीनियरिंग, एफ मतलब फिल्म आर्टिस्ट, आई मतलब इंटीरियर डेकोरेटर, टी मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट, सी मतलब कंपनी सेक्रेटरी और ओ मतलब अदर्स। अदर्स मतलब बेटा कुछ नहीं। अदर्स मतलब अगर अदर्स पढ़ोगे तो सारे आ गए ना यार। सो अदर्स मतलब कुछ नहीं होता है, बट गवर्नमेंट एक डाल के रखता है कि कभी हम लोग को ऐड करना है तो इधर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन रहा है क्या? सो मेल फिट कंपनी में एमएस मेडिकल, ए इज आर्किटेक्ट, ए इज अकाउंटेंसी, एल फॉर लीगल, ई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, एफ फॉर
फिल्म आर्टिस्ट, आई फॉर इंटीरियर डेकोरेटर, रिपीट नहीं करे, इंटीरियर डेकोरेटर, टी फॉर टेक्निकल एक्सपर्ट, सी फॉर कंपनी सेक्रेटरी और ओ फॉर अदर्स। बराबर है, या तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है या तो अदर एसएससी है। बराबर है, तो तुम लोग बाकी कुछ भी इमेजिन कर लो, नीचे अपने जो स्टेशनरी बेच रहा है वो अदर एसएससी में आ गया, कोई स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है तो अदर एसएससी में आ गया, कुछ सुन रहा है क्या, बिल्डर है तो अदर एसएससी में आ गया, बाकी जो भी बिजनेस बचा सारे के सारे अदर एसएससी में चले गए। अब आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो तो आपने अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया, क्या बोला, कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो फिर आपको स्पेसिफाइड बुक्स बनानी है। स्पेसिफाइड बुक्स का मतलब क्या है, बोलो, पढ़ा है कि नहीं? स्पेसिफाइड बुक्स मतलब बेटा जो 11वीं में पढ़ा था वो बुक्स है, जर्नल, लेजर, रिपीट नहीं करे यार, कैश बुक, क्या बोला, कैश बुक, सेल्स बिल एंड परचेज बिल, पढ़ा है उधर है? क्या क्या मिसिंग है बताओ। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप क्या हो, डॉक्टर है, तो ये तो मेंटेन करना ही है, क्या क्या बोला है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सेल्स, परचेज। ये तो परचेज मतलब एक्सपेंस भी आ गया इसमें, मतलब अगर आपने सपोज एसी खरीदा उसका बिल होना चाहिए, आपने स्टाफ को सैलरी पे किया उसका रिसिप्ट होना चाहिए, सब होना चाहिए। बराबर है, अगर आप डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशन, तो आपको डेली केस रजिस्टर्ड, मतलब कितने पेशेंट आए एंड सो ऑन, कोई सुन रहा है क्या? और आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये किसको मेंटेन करना है, लास्ट दो, डॉक्टर मतलब मेडिकल प्रोफेशन। बराबर है, और कुछ मिसिंग है? बराबर है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, बराबर है, मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन हूं बट जो गवर्नमेंट ने बोला है वो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, कोई सुन रहा है क्या? तो एनी बुक्स एज नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट, एज क्या बोला, नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट। इसका मतलब बताओ, मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जाता हूँ, कोई सुन रहा है क्या? मैं स्पेसिफाइड में जाता हूँ बिकॉज अकाउंटेंसी आ गया ना यार, तो मैं स्पेसिफाइड में जाता हूँ। अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मेरे को जो बोला है वो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ तो ऑफिसर ने मेरे को बोला कि नीरज तेरा तू बता रहा है कि 20 लाख रुपया तेरे को मिला है क्लासेस से, इसका प्रूफ दे दे, तो मैं कोई भी प्रूफ दे सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, सर देखो ये क्लासेस का नाम है, इससे आप वेरीफाई कर लो, कोई सुन रहा है क्या? तो पूरे बैंक स्टेटमेंट निकालूंगा, हाईलाइट करूंगा, सर देखो ये टोटल 20 लाख इतना ही आया, कोई सुन रहा है? या तो मैं इन लोगों को कोई भी कच्चा बिल दे सकता हूँ, कोई भी बिल दो, सिर्फ ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुमने सच बोला है, दैट्स इट। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफाइड बुक, जर्नल, लेजर सब वो मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, कोई सुन रहा है क्या? एक्सपेंस का रिसीट मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, वो बोलेगा एसी परचेज किया उसका बिल दे तो मुझे देना पड़ेगा, कोई सुन रहा है क्या? बट अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या लिखा है, एनी बुक्स एज नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट। ऑब्वियसली बात है यार, बाय डिफॉल्ट उसमें ये भी आ जाता है, अगर सपोज उसने बोला कि नीरज तूने एसी खरीदा तो एसी का बिल दे, कोई सुन रहा है कि नहीं है? तो एसी का बिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो बेसिक नेसेसिटी है, नहीं तो आप प्रूफ कैसे कर पाओगे, कोई सुन रहा है क्या? तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो जर्नल लेक्चर नहीं बनाना है, आप कोई भी बुक्स मेंटेन करो जिससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि तुम सच बोल रहा है बस। तो ऑब्वियसली एसी का बिल मांगा तो देना ही पड़ेगा, अरे बोलो यार, स्टाफ को सैलरी दिया, सुन रहे हो कि नहीं यार? तो नॉर्मली रिसिप्ट होता है, इन लोग को भी मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर नहीं भी मेंटेन किया, आपने बता दिया कि सर देखो हर महीने के 7 तारीख को 4 लोगों को सैलरी जा रही है, बैंक से देख लो, तो इट विल बी अलाउड, इट विल बी क्या बोला, अलाउड। मतलब इन लोगों को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी बुक्स जो ऑफिसर बोल रहा है वो मेंटेन कर, ऑफिसर सेटिस्फाई होगा वो मेंटेन कर सकते हो। अगर आप अदर प्रोफेशन में हो, किधर हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ने जो कंडीशन दिया है आपने सेटिस्फाई कर लिया, कंडीशन क्या बोला है, सेटिस्फाइड, तो फिर आपको कोई भी बुक्स मेंटेन करना है, कोई भी। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो आपको कोई बुक्स ही मेंटेन नहीं करना है। अरे अरे अलग नया निकाला इन लोगों ने, कोई सुन रहा है क्या? मतलब बेटा अगर सपोज मैं नीचे समोसा बेच रहा हूं, कोई सुन रहा है क्या? तो समोसा वाला आ गया अदर असेसी में, किधर आ गया, अदर असेसी में। अगर वो अदर असेसी में आ गया और उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया तो उसको एनी बुक्स, मतलब बिल विल जो तुम्हारी मर्जी मेंटेन करो, हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आना चाहिए, दैट्स इट, कोई सुन रहा ही नहीं है यार। और अगर इन लोग ने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑफिसर इनसे बुक्स ही नहीं मांगेगा, कभी डिमांड ही नहीं करेगा, मतलब आपको बुक्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। सो 2 टाइप के असेसी है, कौन से?
स्पेसिफाइड या तो अदर्स। स्पेसिफाइड है तो कंडीशन सेटिस्फाइड तो स्पेसिफाइड बुक्स, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो एनी बुक्स। अदर्स में कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एनी बुक्स, नॉट सेटिस्फाइड है तो नो। रिपीट करोगे, स्पेसिफाइड बुक्स, एनी बुक्स, एनी बुक्स, नो बुक्स। क्या बोला? स्पेसिफाइड बुक्स, एनी बुक्स, एनी बुक्स, नो बुक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशन? मेल फिट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशन? मेल फिट कंपनी। रिपीट करते नहीं है तुम लोगों का बैच यार। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफाइड बुक्स, यहाँ पे नहीं है तो एनी बुक्स। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एनी बुक्स, नहीं है तो नो बुक्स। बट सर व्हाट आर द कंडीशंस? तो सुन रहा है क्या? सो पढ़ा है तो बोलो। दो लोग हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और क्या था? अदर असेसी। अभी तो पढ़ा है, वही सेम तो है यार। बोलो प्लीज, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है? इफ ग्रॉस रिसीट्स, क्या बोला? इफ ग्रॉस रिसीट्स इन ऑल लिखा है, ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन क्या लिखा है? एनी लिखा है, ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड रुपीज कितना है? 1,50,000 पर एनम। बेटा आज कौन सा ईयर चल रहा है? 24-25 बराबर है। इसके पहले क्या था? 23, 22, 21। सपोज 21 में मेरा टर्नओवर था 110, यहाँ पे टर्नओवर है 160, यहाँ पे टर्नओवर है 170, यहाँ पे टर्नओवर है 190। बोलो कंडीशन सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड? अरे बोलो यार। नॉट सेटिस्फाइड। प्रीसीडिंग 3 इयर्स में इधर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। करंट ईयर कौन सा है? अपने को करंट ईयर को लेके करना है, प्रीसीडिंग 3 बोला है। तो प्रीसीडिंग 3 मतलब इसके पहले वाले 3 साल में से 1 साल में नहीं है ना यार। तो इसको यहाँ पे एनी बुक्स मेंटेन करना है एज नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट। अरे बोलो यार। 25-26 में इस आदमी का टर्नओवर है 210। बोलो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कोई सुन रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या मेंटेन करना है? स्पेसिफाइड बुक्स। क्या मेंटेन करना है? स्पेसिफाइड बुक्स। इतना समझेगा। तो करंट ईयर लेना है, प्रीसीडिंग 3 इयर्स। कितना ग्रॉस रिसीट? मोर देन 1,50,000 पर एनम। क्या? मोर देन 1,50,000 पर एनम। अगर अदर असेसी है तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग कंडीशन है और बाकी के लिए अलग कंडीशन है। क्या सुन रहा है क्या? अदर मतलब कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग कंडीशन है। इंडिविजुअल एचयूएफ पढ़ो क्या लिखा है? और एक अमाउंट लिखा होगा, इधर ध्यान दो। टर्नओवर कितना बोला है? 10 लाख। और है और दोनों में से एक। बिजनेस इनकम बोला है मोर देन 1,20,000। कोई सुन रहा है क्या? एंड बोला है और दोनों में से कोई भी, मतलब टर्नओवर या तो 10 के ऊपर होना चाहिए या तो प्रॉफिट 120 के ऊपर होना चाहिए। बिजनेस इनकम मतलब प्रॉफिट। अगर ये दोनों में से कोई भी इन लिखा है, एनी वन, नहीं सुनेगा, बैच ही नहीं सुन रहा है पूरा। इन एनी वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, इन एनी वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। अरे इसका मतलब बताओ यार, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा था? ऑल लिखा था या एनी वन? यहाँ पे बोलता है एनी वन। कोई सुन रहा है क्या? तो पिछले 3 में से कोई भी एक साल में या तो टर्नओवर किसके ऊपर है? 10 लाख के ऊपर, या तो प्रॉफिट कितना है? 120 के ऊपर। या तो टर्नओवर 10 लाख या तो प्रॉफिट 1,20,000 इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर। तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो प्लीज। ये कंपनी का लिमिट है, सॉरी। ये पीछे देखो। हाँ मतलब मैंने कंपनी का लिमिट लिखा है। हाँ मैंने कंपनी का लिमिट लिखा है। ये अदर्स वाला इधर है, बराबर है। ये अदर्स का लिमिट है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का। कोई सुन रहा है क्या? और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है सो अगेन सेम रूल है। टर्नओवर कितना बोला है? 25 लाख।
और बिजनेस इनकम कितना बोला है, मोर देन 2,50,000, रिपीट करोगे, टर्नओवर मोर देन कितना बोला है, 25 लाख, और इनकम कितना बोला है, मोर देन 2,50,000, कितने साल में, एनी वन आउट ऑफ प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, क्या एनी वन आउट ऑफ प्रिसीडिंग 3 ईयर्स। इतना पॉइंट समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट करो, ये सब थियरी है बेटा, एग्जाम में थियरी आएगा। कंडीशंस बोलो किसके लिए, स्पेसिफाइड में ग्रॉस रिसीट मोर देन 1,50,000 इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पर एनम, तो आपको बुक्स मेंटेन करना है स्पेसिफाइड वाली, नहीं तो एनी बुक्स। अदर्स में अगर आप, अदर एसएससी में अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो एंड या और, पहले ये बताओ, या तो टर्नओवर 25 के ऊपर या तो प्रॉफिट 2.5 लाख के ऊपर, दोनों में से एक भी कंडीशन है, कोई भी एक साल में, तो आपको एनी बुक्स मेंटेन करना है, नहीं तो नो बुक्स, नहीं तो क्या बोला है, नो बुक्स। इतना पॉइंट समझेगा कि नहीं पता, बोलो प्लीज यार, पढ़ो, पढ़ के खत्म करो फटाफट, अभी क्विकली पढ़ना न्यूज़पेपर की तरह, कुछ नया पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट नया मिलेगा, वन ये फर्स्ट ईयर वाला, और कुछ मिलेगा तो बोलो। कौन सा, ये वाला, हाँ, अगर आप कंपनी हो तो कंपनी का कोई भी एक साल में या तो टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है या तो प्रॉफिट 1,20,000 के ऊपर है, तो उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म्स के केस में। इंडिविजुअल में 25 लाख का टर्नओवर और 2.5 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 10 लाख और 1,20,000 है। हाँ एनी वन, दोनों के लिए एनी वन है, और एनी वन 3 ईयर्स में से, और दोनों में और है, दोनों साथ में नहीं होएगा तो भी चलेगा। हाँ वो ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बट वो अपना सेम ही है पूरे जीएसटी इनकम टैक्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 6 असेसमेंट ईयर, क्या लिखा है, 6 असेसमेंट ईयर। कुछ पॉइंट वो समझा है क्या, अगर मैंने पहला, आज मैंने पहली बार जिंदगी में पढ़ाना चालू किया, तो ये मेरा स्पेसिफाइड प्रोफेशन का फर्स्ट ईयर है, और पहले साल में अगर मेरा टर्न, ये ग्रॉस रिसीट किसको एक्सीड हो गया 1.5 लाख, तो फिर पहले साल से बुक्स मेंटेन करना है। वो लिखा है ना न्यू बिजनेस, यार न्यू बिजनेस में अगर पहले साल में 1.5 लाख हो गया तो सेम ईयर से मेंटेन करना है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं, सेम ईयर से मेंटेन करना है। अगर पहले साल में 120 था तो फिर ये 3 साल वाला रूल आ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं मेंटेन करना है, फिर सेकेंड ईयर वो सब देखते रहेंगे, बराबर है। तो अगर न्यू बिजनेस है, पहले साल में आपका टर्नओवर या ये लिमिट एक्सीड हो गया तो आपको हमेशा मेंटेन करना है। पुराना बिजनेस है तो 3 साल का रूल एप्लीकेबल है। कुछ नया पॉइंट है तो बोलो, नहीं तो कॉपी करो प्लीज। हेडिंग देना नया पार्ट है, जो भी लास्ट सम किया उसके बाद, लास्ट था ना, सम के बाद लिखना, लास्ट सम 14 था, बराबर है। 14 के बाद एक लाइन छोड़ के लिखो, न्यू पेज पे लिखो रेड पेन से, पार्ट 7, 8 जो भी है तुम्हारे हिसाब से, स्पेसिफाइड बिजनेस, सॉरी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स, नहीं, सम के बाद, लास्ट सम जो किया था उसके बाद प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स लिख दिया है कि नहीं यार। उसके बाद पॉइंट नंबर ए, प्रोसीजर में 2 पॉइंट है, उसमें पॉइंट नंबर ए है प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
provisions of maintenance of books of accounts. फिर एक कॉपी करो प्लीज. लिखा. GR is gross receipts.
डेली केस रजिस्टर्ड, डेली केस रजिस्टर्ड। और कॉमन एरो बना के लिखा है मेडिकल प्रोफेशन, एमपी इज मेडिकल प्रोफेशन, डेली केस रजिस्टर्ड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिकल प्रोफेशन। कौन सा ये कंडीशन? हाँ करो ना तो याद रहेगा। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था। अदर असेसी, हाँ कंपनी और वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म भी लिख सकते हो। लिख दिया है क्या इतना? नीचे नोट लिखो प्लीज। बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड, good books of accounts shall be maintained for maximum for red pen से 6 assessment year, for 6 assessment year, for 6 assessment year। लिखा है? अच्छा अभी आंसर बोलना। कंपनी ऑडिट किसका होता है पता है?
तो इंडिया में मल्टीपल ऑडिट, ऑडिट चालू हो गया तुम्हारा? ऑडिट में क्या होता है वो बताओ, व्हाट इज ऑडिट? नहीं, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का मीनिंग क्या? क्या? नहीं ऐसा मत करो बेटा, मेरे को ऑडिट नहीं आता है, तुम ऐसा नॉर्मल भाषा में बोलो ऑडिट का मतलब क्या है। और इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए, कंपनी का आदमी नहीं होना चाहिए, और वो चेक करेगा बस कि तुमने जो बोला है वो बराबर बोला या नहीं बोला है, और जो लॉ एप्लीकेबल है वो फॉलो किया है नहीं किया है। सो कंपनी लॉ अगर एप्लीकेबल है तो कंपनी लॉ फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और जो तुमने लिखा है स्टेटमेंट्स में वो बराबर है या नहीं है, वो बोल रहा है कंपनी ऑडिट वाला। क्या बोल रहा है? कंपनी। तो तुम लोग ने कंपनी ऑडिट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट बनाया, सुन रहे हो कि नहीं यार? ऑडिटर से वेरीफाई करेगा कि वो बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट बराबर है या नहीं है, दैट्स इट। कोई सुन रहा है नहीं? वैसे ही कॉस्ट ऑडिट होता है, सो देयर आर मल्टीपल ऑडिट। गवर्नमेंट का ऑडिट CNAG करता है, फिर सुन रहे हो कि नहीं? फिर बाद में कंपनी ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, ऐसे ही इनकम टैक्स ऑडिट होता है। तो इनकम टैक्स का जो ऑडिटर है वो ये वेरीफाई करता है कि तुम लोग ने इनकम टैक्स प्रोविजन फॉलो किया है या नहीं किया है। सो जो अपन पी&एल अकाउंट बना रहे हैं ना, अलाउड डिसअलाउड, वही होता है टैक्स ऑडिट। सो ऑडिटर आएगा और वो बोलेगा कि सर आपने कैश में 20,000 पे किया, ये डिसअलाउड है, तो आप इसको इनकम में ऐड करो। कोई सुन रहा है क्या? एक्चुअली तुम लोग को ही करना चाहिए, बट अगर तुमने नहीं किया तो बोलेगा ऐड करो। तुमने बोला ठीक है सर आप बोल रहे हो तो ऐड कर दो, तो सब बराबर है। तुम बोलते नहीं नहीं ऐसा कैसे डिसअलाउड है, हमने खर्चा किया है, हम इस कैश में दिया तो क्या हो गया। तो तुम अगर ऑडिटर की नहीं सुन रहे हो तो रिपोर्ट क्वालिफाई करके दे देगा कि हम लोग के हिसाब से इसने कैश में पैसा दिया है बट वो डिसअलाउ नहीं कर रहा है। कोई सुन रहा है क्या? अगर आपने ऑडिटर की सुन लिया तो बराबर है। कुछ वो रिपोर्ट में क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब मेजर हर एक रिपोर्ट क्वालिफाइड होता है। कोई ऑडिटर पागल नहीं है कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बता के खुद कभी फंसेगा। तो हर एक रिपोर्ट क्या होता है? बट क्वालिफाइड जो होता है वो जनरल क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पे तो अगर आपने टैक्स, जैसे आपने रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया और ज्यादा पैसा दिया, ऑडिटर ने पकड़ लिया, तो आपको ऐड करना चाहिए, बट आप वो ऐड करने के लिए रेडी नहीं हो, बोला नहीं हमने फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया, हम केस फाइट करेगा देख लेंगे, तो इन दैट केस रिपोर्ट विल बी क्वालिफाइड। क्या रिपोर्ट विल बी क्वालिफाइड? इतना पॉइंट समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो यार। तो इनकम टैक्स ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? अगर आपका बिजनेस है और अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना है। अगर आपका प्रोफेशन है और प्रोफेशन में 50 लाख के ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना है। बिजनेस का टर्नओवर कितना बोला है? 1 करोड़, प्रोफेशन का 50 लाख। बट अगर आप ऐसे आदमी हो जो डेबिट में जो भी खर्चा किया, मैक्सिमम खर्चा 5% कैश में हुआ है, और क्रेडिट में जो भी रेवेन्यू आया मैक्सिमम 5% कैश में आया। कैश मतलब कैश या बेरर चेक की मैं बात कर रहा हूं। मतलब 95% खर्चा अगर आपने अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और ECS से किया है, एंड दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड आपका 95% इनकम कैसे आ रहा है? कैश में आ रहा है। अदर देन क्या बोला? कैश। तो इन दैट केस आपका लिमिट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। 10 करोड़ तक ऑडिट मत करवाओ। क्या बोला लिमिट? मतलब एग्जाम्पल समझो ना, सुरभि स्नैक्स पता है? सुरभि मिठाई वाला है ना यार? तो नहीं पता? हाँ सुरभि वड़ा पाव कितने लोगों को नहीं पता है? कभी आए मुंबई में? मुंबई में आएगा तो सुरभि तो मालूम है हर स्टेशन पे यार। नो बेटा, जो सुरभि वड़ा पाव वाला है वो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग आप जाते हो काउंटर पे, उसको 20 रुपए देते हो और वो आपको एक चिट्ठी देता है और आप उससे समोसा खरीद लेते हो। अब उन लोग को लिमिट कैश में अगर उन लोग लेते हैं तो 1 करोड़ है, बट अगर जी पे UPI से लेते हैं तो लिमिट 10 करोड़ है। तो सुन रहा है क्या? तो इन ऑर्डर टू एंकरेज नॉन कैश पेमेंट, गवर्नमेंट बोलता है कैश में पैसा लोगे तो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट है, बट अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट और ECS से लोगे तो लिमिट इज 10 करोड़। लिमिट इज कितना? 10 करोड़। इन लोग का लिमिट सेम है, जो है बस वही है। सो टैक्स ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? बिजनेस इफ टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, और प्रोफेशन इफ द ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 लाख। बिजनेस में अगर अकाउंट पे ही चेक वाला है तो 10 करोड़ तक एप्लीकेबल नहीं है। और फिर ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो करेगा कौन? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, और ऑडिट का रिपोर्ट कभी बना के देगा? 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। फाइलिंग
फाइलिंग द रिटर्न्स का ड्यू डेट आपका है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? 31 क्या ड्यू डेट है? सो 3 अलग अलग ड्यू डेट है। नॉर्मल आदमी को 31 जुलाई है, अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो 31 अक्टूबर ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का। तो सीए को रिपोर्ट बना के देना है 30 सितंबर तक, तभी तक बना के देना है 30 सितंबर। ये वाला डेट फिक्स है, अगर ये एक्सटेंड हुआ तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? सो 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स? 31 October. So what is tax audit report? 30 September. Is that point clear? Repeat करोगे, किसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? 1 करोड़, अगर कैश में नहीं लिया तो 10 करोड़, प्रोफेशन में 50 लाख। टैक्स ऑडिट कंडक्ट कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर है। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कभी तक बना के देगा? 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। पढ़ो ना प्लीज, उसके आगे थोड़ा थियरी है, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रोसीजर, उसी के बाद वाला पॉइंट है। अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है 1 करोड़ तक, बट अगर सपोज अपना क्लास है, क्लास छोड़ दे, वो सर्विस हो गया, कोई भी गुड्स बेच रहा है, अगर मैं सपोज शर्ट बेच रहा हूँ और मैंने जो पीएनएल डेबिट में खर्चे बताए हैं, सपोज मैंने खर्चे बताए कि मेरा पूरे साल में 1 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो 95 लाख का खर्चा जो है मुझे अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट या ईसीएस से करना चाहिए। और मैंने क्रेडिट में बताया 5 करोड़ का इनकम है, तो 5 करोड़ का 95% इनकम जो है मुझे अकाउंट पे ही चेक से मिलना चाहिए। अगर ये कर देता हूँ तो 10 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल है, नहीं तो 1 करोड़। कौन से पेज पे थियरी? 8.27। एक बार रीड करना प्लीज। कैश में काउंट होगा। मिला? वो कुछ दिख रहा है या 2 करोड़ या 200 लाख ऐसा, वो इग्नोर करना, अभी इसके बाद वाले पॉइंट में आएगा। तो वो स्पेशल केस अपन अलग से पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे। लिखो प्लीज नोटबुक में। सेक्शन नंबर उसमें लिखा था क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? लिखो ना, सेक्शन नंबर 44AA है ये, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA था। तुम लोग प्रोसीजर पढ़ रहे थे, बराबर है? प्रोसीजर में ये पॉइंट नंबर 1 था, अभी पॉइंट नंबर 2 लिखना,
सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB डैश करके लिखो टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, टू बी कंडक्ट, सॉरी, एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू, नेक्स्ट लाइन का पॉइंट नंबर 1, in case a person is carrying on business, in case a person is carrying on business, person is carrying on क्या लिखा है, business, डैश करके लिखो if turnover exceed, if turnover exceed, रेड पेन से कितना, more than 1 crore, turnover exceed rupees 1 crore, turnover exceed rupees 1 crore, exceed 1 crore, बस exceed 1 crore, normal पेन से। however if, however if, however if business expense, business expense, रेड पेन से does not exceed, sorry लिख दिया, business expense रेड पेन से in cash or bearer check, in cash or bearer check, does not exceed, does not exceed 5% of total expense, 5% of total expense, and if business receipts, if business receipts in cash, in cash or bearer check does not exceed, does not exceed कितना, 5% of total receipts, 5% of total receipts, then कितना, limit for tax audit will be, limit for tax audit will be, और रेड पेन से लिखना more than rupees 10 crore, more than rupees 10 crore, more than rupees 10 crore, लिखा है क्या नहीं, एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, if a person is carrying on profession, if a person is carrying on profession, बोलो क्या होगा, tax audit is applicable if gross receipt, tax audit is applicable if gross receipts exceed rupees 50 lakhs, 50 lakhs। नेक्स्ट क्या था, एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय, नहीं फर्स्ट पॉइंट मेन पॉइंट था एप्लीकेबल टू, उसके बाद नया टैक्स ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय, विल बी कंडक्टेड बाय रेड पेन से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पॉइंट नंबर 3, tax audit report, tax audit report shall be submitted by CA, shall be submitted by CA, by CA, और रेड पेन से at least 1 month prior, at least 1 month prior to the due
date of filing, at least 1 month prior to the due date of filing the annual return. At least 1 month prior to the due date of filing annual return. ब्रैकेट्स में इनकम टैक्स रिटर्न ITR. ITR लिख दो अगर फुल फॉर्म आता है तो ITR लिखा है. नेक्स्ट लाइन पे लिखो एग्जाम्पल. ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज क्या था? 31st October of assessment year. 31st October of assessment year. Therefore, tax audit report should be uploaded. Tax audit report should be uploaded. कभी तक बोलो यार? By 30th September. By 30th September. The report shall be uploaded by 30th September. लिखा है. अपना टेक्स्ट बुक पढ़ के देखो ना, कुछ पेनल्टी वेनल्टी है क्या? है? फुल फॉर्म लिखना है. मेलफिट कंपनी का फुल फॉर्म लिख दो ना वहाँ पे जाके. पेज के टॉप पे लिखना तो उधर लिख दो. मेलफिट कंपनी में M इज मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन. A इज आर्किटेक्ट, A इज आर्किटेक्ट. फिर क्या रहेगा? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी. नेक्स्ट L इज लीगल, E is engineering, legal and E is engineering. F is film artist, film artist. I is interior decorator, interior decorator. T is technical expert, technical expert. C is क्या था? कंपनी सेक्रेटरी. O is others. तो बोलेगा क्या? चेक करके बोलेगा क्या पेनल्टी है या नहीं है? लिखो ना नोटबुक में अपने ऐड करो ना पेनल्टी, पॉइंट नंबर 4 या जो भी है पेनल्टी, जो भी अपना उसमें सेम टैक्स ऑडिट में, टैक्स ऑडिट वाले पॉइंट में नया पॉइंट लिखो. पेनल्टी विल बी, पेनल्टी विल बी. नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर A, 0.5%, 0.5% ऑफ टर्नओवर, 0.5% ऑफ टर्नओवर. नेक्स्ट लाइन पे और, नेक्स्ट लाइन पे ₹1,50,000, 0.5% ऑफ टर्नओवर और ₹1,50,000, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझता ही नहीं मेरे को तुम्हारे मैच का. कुछ भी समझाएगा क्या? नहीं. अगर आपका टर्नओवर 5, सपोज आपका 15 करोड़ का टर्नओवर है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है. सो 15 करोड़ का 0.5%, 7.5 लाख. तो 7.5 लाख या 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर. तो 1.5 लाख से ज़्यादा पेनल्टी नहीं आएगा. तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 1.5 लाख रुपये. इतना समझा है कि नहीं पता नहीं. एक पॉइंट रीड करने दूंगा तो करोगे क्या पढ़ा दो? नींद में नहीं हो तो करेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे?
समझ नहीं रहा है कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो समझ नहीं रहा है कि क्या पढ़ाऊं। तीन सेक्शन है, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE, बराबर है। तुम लोग को लगता है कि ये जो इतने सारे प्रोविजन अपन ने पढ़े हैं, कि कैश में इतना पैसा नहीं दे सकते हो, रिलेटेड पार्टी को ज़्यादा नहीं दे सकते हो, फिर TB LIC पेड है तो अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो नहीं चलेगा, सुन रहे हो क्या नहीं यार? फिर ये अलाउड वो डिसअलाउड, एक आम आदमी को आता होगा तुम लोग को लगता है? फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, टैक्स ऑडिट कराओ, ये सब मगजमारी तुमको लगता है आम आदमी को आता होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला यार आम आदमी अगर ये करने जाएगा तो परेशान हो जाएगा, तो हमने तुम्हारे पास ऑप्शन रखा है, कंपल्शन नहीं कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह सब सेक्शन फॉलो करो, 30, 31, 32 पे सुन रहा है क्या? या तो आप लोग शॉर्टकट मेथड ले लो, 44 AD, ADA, AE, क्या बोला? या तो 44 ADA और AE। पहले तो किसको एप्लीकेबल है ये समझो प्लीज, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, तुम लोग सुनोगे नहीं बस। एप्लीकेबल टू, ये एप्लीकेबल है सिर्फ रेसिडेंट, इंडिविजुअल, छोटे लोग, HUF, पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनरशिप फर्म में लिखा है एक्सक्लूडिंग LLP। क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म को इन लोग, LLP को इन लोग कॉर्पोरेट के साथ लिंक कर देते हैं। 44 AD एप्लीकेबल है रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड, ये मालूम नहीं मुझे अभी तक ऐसा क्यों किया इन लोग ने, बट ये पहला और आखिरी रूल है जहाँ पे ऐसा कुछ अजीब है इन लोग का, रेसिडेंट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिविजुअल और HUF को रूल्स मिलते हैं, पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलते हैं, बट ADA में इन लोग ने फर्म को दिया बट HUF को नहीं दिया। किसको दिया? फर्म को दिया बट किसको नहीं दिया? HUF को नहीं दिया। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये बोलता है एनी पर्सन, कंपनी मिलेगा तो चलेगा, AE सबको एलिजिबल है। कोई सुन रहा है क्या? एलिजिबल बिजनेस, गवर्नमेंट बोलता है सर ये एलिजिबल बिजनेस क्या है? गवर्नमेंट बोलता है कोई भी बिजनेस चलेगा, कोई भी मतलब एब्सोल्युटली कोई भी बिजनेस कर लो, अगर प्रोफेशन में हो। कोई सुन रहा है क्या? तो ये ADA में जाते हैं। कौन से प्रोफेशन में? स्पेसिफाइड प्रोफेशन। कौन है स्पेसिफाइड प्रोफेशन में? मेल फीड कंपनी। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? और ये सिर्फ एप्लीकेबल है ट्रक वालों को। किनको? ट्रक वाले। मतलब AE में कौन आते हैं? बिजनेस ऑफ, कौन सा बिजनेस है यार? फ्लाइंग, लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज। क्या बोला? फ्लाइंग, लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज, बराबर है, मतलब ट्रक वाले लोग। सिंपल है, रिपीट करोगे क्या? 44 AD किसको एप्लीकेबल है? बिजनेस बोलो, कौन सा बिजनेस एलिजिबल है? एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना है तो करो। ट्रक वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रक वाले लोग बाजू में जा रहे हैं। अरे बोलो यार। और स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो भी बाजू में जा रहे हैं। सो बाकी कोई भी बिजनेस चलेगा, कपड़े का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, होलसेलिंग का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जो बिजनेस चाहिए 44 AD एलिजिबल है। अब ये क्या बोल क्या रहे सर? 44 AD में है क्या? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपको इतना मगजमारी नहीं करना है जिंदगी में, तो हम लोग ने एक शॉर्टकट मेथड बताया है। सोच के बोलो ना प्लीज, तुम लोग का फेवरेट प्रोफेसर का नाम बोल दो बस। पटेल सर जो है, पटेल सर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सोचना, क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। पटेल सर का सोच के बोलो क्या खर्चा होता होगा पूरे साल में। बिजनेस का खर्चा, पर्सनल खर्चा भूल जाओ, पर्सनल तो डिसअलाउड ही होता है ना। बिजनेस का खर्चा क्या होता होगा पटेल सर का? सोचो। नहीं, डिपेंड्स नहीं। अच्छा क्या बोला? लैपटॉप रिपेयर। ओके, और कुछ कितना होता होगा लैपटॉप रिपेयर पूरे साल में? 10,000 रुपया। और कुछ? हाँ 10 ले लो ना, चलेगा अपने को। और क्या? बुक्स खरीदना पड़ेगा, बराबर है। कॉस्टिंग FM वाले को बुक खरीदने का जरूरत नहीं, बिकॉज पोर्शन सेम ही रहता है। बट अज्यूम करो हर साल नया बुक खरीद रहे, बुक कितने की आती होगी? 5,000 ले लो, टोटल 15,000। और कुछ बोलो ना, एक्टिव रह के यार। स्टेशनरी का पटेल सर का क्या खर्चा होएगा? खर्चा क्लास का हो सकता है, प्रिंट मार के दिया बुक, पटेल सर का कोई खर्चा नहीं है स्टेशनरी पे। और बोलो, आजू बाजू वाले को मत बोलो यार, मेरे को बोलो यार। वो बिजनेस का नहीं है, वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। और ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। अच्छा बोला है किसी ने, तो ट्रैवलिंग का मैं बोल सकता हूँ ट्रेन में आते जाते सर। अज्यूम करो ऑटो में जाओ, कार में जाओ,
एक दिन का पेट्रोल अगर आप 500 रुपए का भी डालो, कोई सुन रहा है क्या, तो 300 दिन का कितना हो गया, कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख को 2 लाख अज्यूम करो ना, तो 2 लाख का ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, और खाने पीने का सपोज बिजनेस आज में खाने पीने का खर्चा हो गया 1 लाख का, 3 लाख हो गया। वो भी नहीं होता है, कोई सुन रहा है क्या, बट अज्यूम कर लो 3 लाख का खर्चा है। फिर बाद में प्रिंटिंग का कोई खर्चा नहीं है, और क्या बोला था अपन ने, रिपेयर्स का 10-15 हजार का खर्चा है, बुक्स का 10-15 हजार का खर्चा है। तुम कितना भी दिमाग लगा लो, जो सोचना है सोचो, 4 लाख से ज्यादा पटेल सर का खर्चा नहीं होता है। ये भी एक्सट्रीम मैंने बोला, क्या बोला, एक्सट्रीम। अब पटेल सर को सपोज सारे क्लास से मिला के 25 लाख रुपए आ रहा है, 25 लाख रुपए इनको रेवेन्यू आया, उसके सामने 4 लाख का खर्चा हो गया, कितना बचा, 21 लाख पे उनको टैक्स आएगा, कोई सुन रहा है, तो 21 लाख इज अ बिग अमाउंट यार। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार ये इतना सारा टैक्स कौन भरेगा। तो अभी मैं बिजनेस मतलब मैं प्रोफेशन में क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, सेटिंग किया सारे स्टेशनरी वालों से, बोलता है तू मेरे को 1 लाख का बिल बना के दे, मैं तेरे को 500 रुपये 1000 रुपये दे दूंगा। अरे उन लोगों का सब कच्चा बिल ही बनता है, कोई सुन रहा है क्या। तो 1 लाख रुपए को उन्होंने 12 से डिवाइड किया, कितना आता है, कैलसी क्यों चाहिए इसके लिए, चाहिए 8,000 9,000 आता होगा। सो मतलब एक स्टेशनरी वाले से वो बोला 8,000 का पर मंथ का बिल बना के दे, ऊपर नीचे थोड़ा कर देना, एक महीने में 7, एक महीने में 9, एक महीने में 10, एक महीने में 5, ऐसे करके 5 स्टेशनरी वाले से सेटिंग कर लिया, तो इनको 5 लाख का बिल मिल गया। अब कोई भी ऑफिसर कभी भी डाउट करेगा क्या कि लेक्चर वाले के लिए स्टेशनरी का खर्चा नहीं हो सकता है, अरे होता है ना, उनको तो ना मालूम, उनका क्लास नहीं है, कोई सुन रहा है क्या। तो उन्होंने स्टेशनरी का खर्चा ले लिया 5 लाख रुपए का, कितने का, 5 लाख रुपए का। रियल है या फेक है, फेक है, बराबर है। फिर उसके बाद सपोज इन्होंने कोई रेंट अग्रीमेंट साइन कर लिया किसी आदमी से, कोई सुन रहा, अपने रिलेटिव से, कि सर आपका घर तो आप रहते ही हो, बट एक काम करो ना, एग्रीमेंट साइन कर देते, आप इनकम बता देना थोड़ा बहुत, मैं 1 लाख का एक्सपेंस बता दूंगा। तो इन्होंने रेंट का बता दिया, फेक एसेट पे डिप्रीशिएशन ले लिया, कोई सुन रहा है क्या, एसी बता दिया, क्लास का था घर का, एसी को डिप्रीशिएशन ले लिया। अब यार ये 25, 30, 50 लाख वाले के लिए गवर्नमेंट का कोई, गवर्नमेंट की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट का ऑफिसर पागल नहीं बैठा है 25-30 लाख वाले को पकड़ेगा, बिकॉज अगर फ्रॉड मिला तो भी कितना मिलेगा, 5 लाख का, उस पर टैक्स कितना आएगा, 50,000, 1 लाख रुपया। तो इन लोग ना सब सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जो छोटे असेसी होता है उसका असेसमेंट कैसे होता है, अब सॉफ्टवेयर वाला थोड़ी ना डिटेक्ट कर पाएगा कि यार ये बिजनेस नहीं है, ये है वो है, क्या सुन रहा है क्या। सो जितने भी प्रोफेसर तुम्हारे क्लासेस में पूरे इंडिया में पढ़ा रहे ना, सब वही करते हैं, फेक स्टेशनरी का बिल ले लेते हैं, एसेट पे डिप्रीशिएशन ले लेते हैं। अरे बिकॉज खर्चा हमारा जीरो है, क्लास का खर्चा बहुत है, रेंट हो गया, सैलरी टू स्टाफ हो गया, अपना तो कोई सैलरी वैलरी भी नहीं है, फिर सुन रहा है क्या। तो गवर्नमेंट बोलता है ये लोग सब फ्रॉड ही करने वाले हैं, अरे बराबर है, टैक्स बचाने के लिए कोई इसका बिल नहीं होएगा ना, अपन हिसाब पूछेंगे, तो तुमको इतना मगजमारी करना है करो, या तो हम लोग तुम्हारे को एक ऑप्शन देते हैं। कितना पटेल सर को मिल रहा था क्लासेस से, तो सीधा 50% उसका बिजनेस इनकम मान लो, मतलब गवर्नमेंट ने 50% सीधा एक्सपेंस ले लिया, तो 25 लाख है, तो पटेल सर इनकम बताएंगे 12.5 लाख, दैट्स इट। कितना इनकम है, 25 लाख, बट बताना कितना है, 12.5 लाख। अभी रियल खर्चा पटेल सर का अपने हिसाब से कितना था, 3-4 लाख ना, तो कितना टैक्स आ रहा था, 21 लाख। अरे तो अब उनको मालूम पड़ा कि मैं लीगली 50% ले सकता हूँ, कोई सुन रहा है क्या। तो अगर लीगली ले सकता हूँ तो फिर फालतू में चोरी करके कोई सेंस बनने वाला नहीं है, कोई सुन रहा है क्या। तो गवर्नमेंट बोलता है जो स्मॉल एंटिटीज है उन लोग से ना तो हम प्रूफ मांग सकते हैं, ना तो हम लोग उन लोग का असेसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा टाइम वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट, पैसा हमारा जाएगा, उसका जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग ने ऑप्शन दे दिया कि अगर आपका ग्रॉस रिसीट, क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 50 लाख है, तो आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, सीधा 50% को इनकम बता दो, कितने को, 50%, कितने को, 50%। और अगर आपका ग्रॉस रिसीट इन कैश या बेरर चेक पे, सुन रहा है क्या, अप टू 5% है, अप टू कितना है, 5%, तो 75 लाख तक आप ये स्कीम ले सकते हो। किधर तक ले सकते हो, 75 लाख। अरे बोलो यार, अगर मैं कैश में पैसा ले रहा हूं, अरे सुन रहे हो क्या, तो मैं कैश में पैसा ले रहा हूं तो लिमिट इज 50 लाख, बट अगर कैश में अप टू 5% ले रहा हूं तो लिमिट इज 75 लाख। तो 75 लाख तक वाले क्या कर सकते हैं, मगजमारी करने से अच्छा सीधा 50% बता दो यार। अपने जैसे लोगों के लिए तो ये बोनस है, कोई सुन रहा है क्या। डॉक्टर लोगों का खर्चा नहीं होता है, एक बार सब एसेट खरीदते, अरे समझ नहीं, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, लोकल क्लिनिक का क्या खर्चा है,
फर्नीचर खर्चा है उस पर डेप्रीशिएशन मिलेगा, अरे बोलो यार एसेट्स लिए उसने वो उस पर डेप्रीशिएशन मिलेगा। बाकी एक कंपाउंडर होता है और एक डॉक्टर होता है, कोई सुन रहा है क्या? तो उसको अगर मगजमारी करना है तो कर सकता है। अगर सपोज मैं डॉक्टर हूं, मैं बोल रहा हूँ डेप्रीशिएशन बहुत ज्यादा है यार, मैं ये क्यों लूं? नहीं लेना है तो मत लो, लेना है तो लो, तुम्हारे पास चॉइस है। तुम्हारे पास क्या बोला है? चॉइस है। इतना पॉइंट समझेगा। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस है तो बिजनेस का टर्नओवर, रिपीट नहीं करे, बिजनेस का टर्नओवर अप टू 3 करोड़ है तो आपको ये स्कीम मिलेगा। और अगर आपका बिजनेस रिसीट्स इन कैश या क्या लिखूं, बेरर चेक अप टू कितना है? 5%, तो 3 करोड़ रुपए तक का ये लिमिट है। ये 2 करोड़ है, एक्सट्रीमली सॉरी। बिजनेस टर्नओवर कितना बोला है? 2 करोड़। बट अगर आप कैश में पैसा नहीं लेते हो तो कितना लिमिट है? 3 करोड़। तो आपको इनकम सीधा 8% ऑफ टर्नओवर बताना है। सीधा 8% ऑफ क्या बताना है? टर्नओवर। रिपीट नहीं कर रहे यार। नॉर्मल आदमी को बेटा कितना कैसे प्रॉफिट आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये अलाउड है डिसअलाउड है, ये मगजमारी। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो वो करवाओ के। सुन रहा है क्या? इन लोग को बोला है कि भाई साहब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। टैक्स ऑडिट भी तुम लोग को ये जो लिमिट बोला है उधर तक एप्लीकेबल नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? जो तुम लोग ने उधर टेक्स्ट बुक में पढ़ा था 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी पढ़ा होगा, बराबर है। इन लोग को बोला है कि सर आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 37 मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं। अरे यार तुम्हारा इनकम सीधा 8% कर दिया तो वापस से डिडक्शन और मिलेगा क्या? नहीं। तो कंडीशन ही वो है कि आप या तो आम लोगों की तरह डिडक्शन लो या तो शॉर्टकट मेथड लो, जो इजी लगता है तुम लोग की मर्जी। कोई सुन रहा है क्या? बिजनेस को तो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि सर कितना इनकम बोलो, कितना बोला यार? बिजनेस का इनकम कितना है? 8%। तो 8% में से गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से मिल रहा है उसका तो 6% ही ले लो बस। मेरा टर्नओवर है कितना? 1.5 करोड़ रुपया। कितना? बोलते नहीं है यार। 50 लाख कैश में लिया और 1 करोड़ रुपया मैंने चेक में लिया, तो वो 1 करोड़ का 6% और 50 लाख का 8%। क्या बोला? 1 करोड़ का 6%, 50 लाख का 8%। टू एंकरेज नॉन कैश ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट बोलता है 6% ही लेंगे। कौन से? पेमेंट पे, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तुम लोग को समझा ही नहीं वो ये सेक्शन पढ़ क्यों रहे ये बताओ। व्हाट इज दिस सेक्शन अबाउट? टेक्निकल छोड़ो, 44 एडी में, एडीए में क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं? शॉर्टकट मेथड टू कंप्यूट इनकम। क्या ना? शॉर्टकट मेथड टू। नॉर्मल आदमी को इनकम कैसे कंप्यूट करना होता है? वो पूरा अपना नॉर्मल की तरह अलाउड डिसअलाउड, कैश नहीं चलेगा, टीडीएस काटना जरूरी है। अब यार इसको साला वही एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा तो टैक्स ऑडिट भी क्या, वो टीडीएस काट के भी क्या करेगा? कोई सुन रहा है क्या? तो इन लोग को वो सब मगजमारी से बचना है। तो व्हाट इज द शॉर्टकट? किसको अवेलेबल है? बिजनेस वाले का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, कैश में 5% है तो 3 करोड़। प्रोफेशनल वाले का 50 लाख, कैश में आया तो 75 लाख। और इन लोग को बोला हुआ है ट्रक वालों को, कोई सुन रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। ट्रक वालों को बोला है इन लोग को स्कीम एप्लीकेबल है जिन लोग के पास मैक्सिमम 10 ओन ट्रक है। मैक्सिमम कितना है? ओन। भाड़े का 50 ट्रक भी होएगा तो चलेगा, खुद का मैक्सिमम 10 ट्रक होना चाहिए। खुद का मैक्सिमम कितना? 10 से ज्यादा हुआ तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। और इन लोग को बोला है कि तुम्हारा इनकम एकदम शॉर्टकट मेथड से है। लाइट गुड्स व्हीकल है, वो देखा है क्या? छोटा हाथी बीच में रोड पे छोटा छोटा टेम्पो आते हैं ना, तो उसके ऊपर हम लोग वो कवर लगा के बैठते हैं, वो तो देखे होंगे ट्रैफिक में। तो आपका सीधा इनकम है 7,500 पर मंथ पर ट्रक। क्या बोला? 7,500 पर मंथ पर ट्रक, जो छोटे टाटा एस वो सब घूमता है। और अगर तुम्हारे पास हैवी गुड्स व्हीकल है, जो बड़े नॉर्मल ट्रक वाले लोग हैं, उन लोग का है 1,000 रुपया पर मंथ पर टन। ऊपर ट्रक है, इधर टन है, ऊपर क्या है? ट्रक। मतलब एक ट्रक है तो 7,500 इंटू 12 महीना कर दो, मैटर खत्म हो गया। यहाँ पे वेट के हिसाब से कितना है? 1,000 पर मंथ पर टन। तो व्हीकल अगर 20,000 किलो की है तो 20 टन हो गया। कितना हो गया? 20 टन से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ट्रक से मल्टीप्लाई करना है। हैवी गुड्स व्हीकल मतलब ऐसे व्हीकल जिनका वजन 12,000 किलो के ऊपर है। चला, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब जिनका वजन 12,000 किलो के ऊपर है। इतना पॉइंट समझेगा? लिखो।
लिखो इतना तो कम से कम, हेडिंग दो रेड पेन से। प्रोसीजर में पॉइंट नंबर, मेन पॉइंट नंबर 3 है तुम्हारा, मेन पॉइंट नंबर 3 है। क्या लिखोगे? प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। कॉपी करो अपने की। लिखा गया था लास्ट में, लिखा है फ्लाइंग हायरिंग लीजिंग, PLH इज फ्लाइंग हायरिंग लीजिंग। हाँ, कंडीशंस ये लिखा है फ्लाइंग लीजिंग हायरिंग PLH। GR ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस रिसीट, और BR ये वाला बिजनेस, बिजनेस रिसीट। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? बैलेंस चेक, बैलेंस चेक।
कैश प्लस बेरर चेक, बिजनेस रिसीट. लाइट गुड्स व्हीकल, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, वहां पे कंजेस्टेड हो जाएगा, नीचे लिखा दो फुल फॉर्म. पर मंथ पर ट्रक और पर मंथ पर टन. LGV is light goods vehicle, HGV is heavy goods vehicle. HGV is light goods vehicle, 7,500 per month per truck और 1,000 per month per ton. Per month per ton. NA मतलब not applicable, books of accounts not applicable, tax audit not applicable. क्या? हाँ, बिजनेस एक्सपेंस अंडर सेक्शन 30 to 37 नॉट अवेलेबल है, ये नॉट अवेलेबल है, NA इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. लिख दिया है, नॉट अवेलेबल है, बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट अवेलेबल. लिखा है कि नहीं बताने के लिए नीचे लिखो प्लीज. एडवांस टैक्स प्रोविजंस, एडवांस टैक्स प्रोविजंस, एडवांस टैक्स प्रोविजंस. सुनना पहले, लिखना नहीं यार. एक आम आदमी को जिंदगी साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरना पड़ता है. कितने बार? 4 बार. बट पहले जो 2 केस है AD और ADA, उन लोग को साल में एक ही बार भरना पड़ेगा. वो उन लोग का एडवांटेज है, वो भी एंड ऑफ द ईयर में. क्या बोला? एंड ऑफ द ईयर में. दैट इज देयर एडवांटेज. नहीं तो 4 बार कौन भरता बैठेगा. बट ADA AE वाले को, ट्रक वाले को, चारों नॉर्मल जैसे भरता है वैसा भरना पड़ेगा. तो एडवांस टैक्स में एडवांटेज से पहले 2 को है, लास्ट वाले को नहीं है. और एडवांटेज क्या है? भरना ही नहीं है या भरना है, बट पूरा एक साथ लास्ट में भरना है. सो लिखो ना, एडवांस टैक्स प्रोविजन लिखा. उसके बाद लिखो बाजू वाले कॉलम में, बाजू के दोनों कॉलम में मर्ज करके लिख दो, फर्स्ट और सेकंड. लास्ट ट्रक वाले को मर्ज नहीं करना. AD और ADA को मर्ज करके लिख सकते हो.
payable only in one installment, payable only in one installment, payable only in one installment, that is on 15th March of the previous year, that is on 15th March of the previous year. और बाजू में लिखो लास्ट वाले में, ट्रक वाले में, all 4 installment applicable, all 4 installments applicable, all 4 installments applicable. लिखा है? अभी आंसर बोलो यार. ये जो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं सिर्फ पहले वाले के लिए, बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशन वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए नहीं है. प्लीज कमेंट यार. अगर मैंने ना एडी चूज किया, एडी मतलब 8% वाला, कितना वाला 8%, तो मैंने करंट ईयर में एडी चूज किया, तो गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज अगर करंट ईयर में लिया तो 5 साल कंटिन्यूस लेना है. कितना साल? गवर्नमेंट बोलता है. तो मैंने बोला सर ये तो जबरदस्ती हो गया. बोलते हैं सर कोई जबरदस्ती नहीं है. अगर आज लिया ये वाले साल में, नेक्स्ट ईयर एग्जिट किया तो हम लोग को चलेगा. वापस से पूछ रहा हूं, कभी लिया अपन ने पहली बार 24-25 में ले लिया, कोई सुन रहा है क्या? 24-25 में लेने के बाद गवर्नमेंट बोलता है 5 साल कंटिन्यूस लो. कितना साल? मैंने बोला सर जबरदस्ती है क्या? बोलता है कोई जबरदस्ती नहीं है. 25-26 में भी मैंने लिया, बट 26-27 में मेरा इनकम कम आ रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, 8% वाला रूल नहीं चाहिए. मेरा टर्नओवर है 2 करोड़ रुपया. कितना? तो 8% मतलब 16 लाख रुपया टैक्स आ रहा है. तो सुन रहा है क्या? तो अगर 16 लाख रुपया इनकम आ रहा है, तो मैंने अपना रियल इनकम निकाला तो 6 लाख ही आ रहा था. कितना आ रहा था? तो मैंने बोला मुझे ऑप्ट आउट करना है. गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग ने कोई जबरदस्ती नहीं किया. कभी ऑप्ट आउट किया तो तू 26-27 में निकल रहा है ना, तो 27, 28, 29, 30, 31 बोलेंगे नहीं तुम लोग. 28, 29, 30, 31, 30. तो नेक्स्ट 5 साल में हम तुमको लेने नहीं देंगे. कोई समझ रहा है क्या? लेना है तो कितने साल के ले लो? 5 साल. अच्छा, लेने के बाद गलती हो गया तो निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज लेके नेक्स्ट ईयर निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक बार निकला तो नेक्स्ट 5 साल तक वापस से आने नहीं देंगे. कोई सुन रहा है क्या? सो इफ यू वांट टू अवेल द स्कीम यू कैन अवेल. एग्जिट भी जब भी लेना है ले सकते हो, बट एक बार 5 साल के पहले एग्जिट लिया तो प्रॉब्लम है. 5 साल के बाद एग्जिट लिया तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. इतना पॉइंट समझता है क्या? अच्छा बोलो ना सोच के. मैंने ना वो पटेल सर का इनकम 25 लाख था, 50% के हिसाब से 12.5 लाख आ रहा है. सर ने एडीए लिया, क्या बोला? बट 12.5 लाख के बदले वो बोल रहे कि नहीं 17 लाख बताऊंगा, तो चलेगा क्या? क्वेश्चन समझा? कितना पटेल सर का ग्रॉस रिसीट है? 25 लाख. उसका 50% किया तो 12.5 लाख, तो उसके हिसाब से 12.5 आना चाहिए. सर ने एडीए लिया, बट वो बोल रहे कि नहीं मैं 17 लाख का इनकम बताना चाहता हूं. क्या बता सकते हैं? बट गवर्नमेंट को तो टैक्स ज्यादा मिल रहा है ना यार, तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है. मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ है, उसका 8% 8 लाख आ रहा है. अरे बोलो यार, 8 लाख आ रहा है तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को 12 लाख बताना है, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स ज्यादा मिल रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बट कोई आदमी पागल है क्या ऐसा ज्यादा बताएगा? है. अगर लोन लेना रहता है ना, तो आपका इनकम कम है तो लोन कम मिलता है, तो आप इनकम जानबूझ के ज्यादा बताते हैं, लोग बताते हैं. जैसे अभी मुझे मालूम है कि मेरे को 3 साल में लोन लेने का है, और ये साल मुझे मालूम पड़ा कि 17 लाख रुपए का आधा करूंगा तो कितना आएगा? 9.5 लाख. तो 9.5 लाख के बदले मैं 15 लाख बता सकता हूँ. कोई सुन रहा है क्या? तो इनकम हायर डिस्क्लोज करना है तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. हायर डिस्क्लोज करना है तो चलेगा. अच्छा, मेरा इनकम लोअर डिस्क्लोज करना है तो 50% से कम बताना है तो नहीं चलेगा. फिर तो ये जबरदस्ती हो गया ना गवर्नमेंट का. तो अगर कम बताना है तो बता भी सकते हो, बट फिर टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा. क्या ला? टैक्स ऑडिट भी करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना है. हायर चलेगा, लोअर चलेगा, बट लोअर में 2 चीज कंपलसरी हो जाएगी, फिर वो टर्नओवर मैटर नहीं करेगा. सो लिखो ना, नेक्स्ट ऐड करो, नेक्स्ट वो फर्स्ट कॉलम एकदम पर्टिकुलर्स में ऐड करो, हायर इनकम डिक्लेरेशन क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट कॉलम एकदम पर्टिकुलर जहां पे लिख रहे थे ना, एलिजिबल असेसी, एलिजिबल बिजनेस, उसके नीचे क्या लिख रहे हो? हायर इनकम डिक्लेरेशन क्वेश्चन मार्क. हायर इनकम डिक्लेरेशन क्वेश्चन मार्क. बोलो
बोलो बोलो, चलेगा या नहीं चलेगा? तीनों में लिखो प्लीज, अलाउड। तीनों में लिखो अलाउड, तीनों में लिखो अलाउड। उसके बाद लिखो लोअर इनकम डिक्लेरेशन, लोअर इनकम डिक्लेरेशन, लोअर इनकम डिक्लेरेशन but more than basic exemption, but more than basic exemption, question mark। बेसिक एग्जामेशन मतलब 3 लाख के ऊपर बता रहे हो, बट 50% या 8% के नीचे बता रहे हो। तीनों में सेम है, कॉमन लिखना, अलाउड बट इन सच अ केस, अलाउड बट इन सच अ केस, बट इन सच अ केस क्या होएगा बोलो? टैक्स ऑडिट एंड प्रोविजंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैंडेटरी, टैक्स ऑडिट एंड प्रोविजंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैंडेटरी। लिख दिया है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फर्स्ट कॉलम में लिखना या नोट करके लिखाओ, ये सिर्फ लास्ट फर्स्ट एडी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं है। क्या करना है, नोट लिखोगे या उसी में लिखोगे? नोट लिखो, या तो जिसको उसी में लिखना है फर्स्ट कॉलम में लिखो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन। कोई नोट लिख रहा है तो लिखना स्पेशल प्रोविजन फॉर सेक्शन 44 एडी, स्पेशल प्रोविजन फॉर 44 एडी। लिखा, फिर उसके अंदर लिखो इफ अ पर्सन, ये फर्स्ट जिन लोग वो कॉलम में लिख रहे हैं सिर्फ एडी में लिखना, बाकी में मत लिखना प्लीज। उसमें लिखना इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन रेड पेन से ऑप्ट्स आउट ऑफ, इफ अ पर्सन ऑप्ट्स आउट ऑफ सेक्शन 44 एडी, opt out of 44 AD within 5 years, within 5 years, within 5 years, then he cannot avail, then he cannot avail the scheme, the scheme for a red pencil subsequent 5 years, for subsequent 5 years, for subsequent 5 years। लिखा है, ये एग्जाम्पल कॉपी करो ना प्लीज। हाँ, कभी भी निकल के वापस से री एंटर भी कर सकते हैं। लिखा है, और कुछ बोला था लिखा है नहीं। वो एलजीवी एचजीवी का मतलब और फुल फॉर्म लिखो ना। हाँ, 12,000 वाला पहले लिख दिया। एलजीवी इज इक्वल टू लाइट गुड्स व्हीकल, एलजीवी इक्वल्स टू हैवी गुड्स व्हीकल, LGV equals to light goods vehicle, HGV is equal to heavy goods vehicle। लिखा है कि नहीं आप? Yes। And HGV means, HGV means vehicle, vehicle whose gross weight, vehicle whose gross weight, gross weight और रेड पेन से exceed रुपीज कितना? 12,000 kg, gross weight exceed rupees 12,000 kg, exceed 12,000 kg, रुपीज नहीं आएगा, exceed 12,000 kg। फाइन, तो इतने के बाद टेक अ ब्रेक, देन